नमस्कार साथियों, स्वागत है एक और वीडियो में आपके अपने चैनल एसएससी लोकेट पर। साथियों, इस वीडियो में हम करने वाले एसएससी जीके क्वेश्चन आंसर का पार्ट नंबर 20 और सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, गौर से करने का है सबका और सभी के डिटेल्स के बारे में बताया गया है। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली की राजधानी क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा दादर और नगर हवेली की राजधानी है सिलवासा। क्या है राजधानी? सिलवासा। इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। दादर और नगर हवेली का क्षेत्रफल 491 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 491 वर्ग किलोमीटर दादर और नगर हवेली का। दादर और नगर हवेली पर पहले पुर्तगालियों का शासन था और वहाँ की जनता ने 2 अगस्त 1954 को स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया। पुर्तगाली चले गए, वहाँ की जनता ने 2 अगस्त 1954 को स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया। हालांकि पुर्तगाली इसके बाद में भी रहे थे वहाँ पर। इसके बाद 11 अगस्त 1961 को इसे भारत में शामिल किया गया। दादर और नगर हवेली को 11 अगस्त 1961 को भारत में शामिल किया गया और दादर और नगर हवेली का जो उच्च न्यायालय है वो बॉम्बे हाई कोर्ट पड़ता है। बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई होती है दादर नगर हवेली के विभिन्न मुकदमों की। दादर और नगर हवेली में एक लोकसभा की सीट है और एक ज़िला है जो कि ओनली एकमात्र दादर नगर हवेली है। यहाँ पर प्रमुख त्यौहार कौन कौन से मनाए जाते हैं? तो दिवसों, काली पूजा यहाँ पर प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं। और यहाँ पर भाषा कौन कौन सी बोली जाती है? तो गुजराती, मराठी और हिंदी, ये 3 भाषाएं प्रमुखतया बोली जाती हैं। यह पूरी तरह हिंदू है। हिंदू जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है 95%। यहाँ पर प्रमुख नदी है दमन गंगा। कौन सी नदी है? दमन गंगा यहाँ की प्रमुख नदी है। और यहाँ पर जनजातियाँ पाई जाती हैं जो कि डोडिया, वल्ली, कोकना, कोली, ये 4 प्रकार की प्रमुखतः जनजातियाँ पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 2 है, जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर होगा हिंडनबर्ग रेखा। जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? हिंडनबर्ग रेखा। यह सीमा रेखा 3310 किलोमीटर लंबी है। कितना? 3310 किलोमीटर। प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी की सेना ने यहीं से वापस लौटी थी। जर्मनी की सेना ये हिंडनबर्ग रेखा से ही वापस लौटी थी। आगे देखते हैं हम विश्व की प्रमुख अन्य सीमा रेखाएं, जिसमें है डूरंड रेखा जो कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा रेखा पर 26,640 किलोमीटर लंबी रेखा को डूरंड रेखा कहते हैं। यह रेखा सन 1893 में, कब? 1893 में ब्रिटिश इंडिया और अफ़गान प्रतिनिधियों के बीच हुई एक सहमति के नतीजा है। इस रेखा का नाम ब्रिटिश इंडिया के तत्कालीन विदेश मंत्री सर मोंटिमर डूरंड के नाम पर रखा गया था। मोंटिमर डूरंड के नाम पर इस रेखा का नाम रखा गया था, जो कि तत्कालीन विदेश मंत्री थे ब्रिटिश इंडिया के। अगला है प्रश्न मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा, यह रेखा भारत और चीन के मध्य स्थित है। इसकी लंबाई है 700 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 700 किलोमीटर। इस रेखा को 1914 में सर मैकमोहन ने भारत और चीन विवाद को निपटाने के लिए तैयार किया था। इस रेखा को 1914 में सर मैकमोहन ने भारत और चीन विवाद को निपटाने के लिए तैयार किया था। आगे है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखाओं का निर्धारण करती है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखाओं का निर्धारण करती है। यह सीमा कितनी लंबी है? 3310 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है यह। और 15 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ ने इस सीमा का रेखा का निर्धारण किया था। कब? 15 अगस्त 1947 को। आगे है मैनरहीन रेखा, जो कि मैनरहीन रेखा है रूस और फिनलैंड के बीच की सीमा रेखा बनाती है। आगे है मैगीनाट रेखा। मैगीनाट रेखा फ्रांस द्वारा खींची गई जर्मनी और फ्रांस के बीच की सीमा रेखा है। यह रेखा कंक्रीट, लोहा इत्यादि से मिलकर बनी है। किसके द्वारा बनाई गई? फ्रांस के द्वारा कंक्रीट, लोहा इत्यादि से मिलकर बनी है। इसका निर्माण 1929 से 1938 के बीच में किया गया था। कौन सी रेखा है? मैगीनाट रेखा। आगे है 17वीं समांतर रेखा। तो 17वीं समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम के मध्य स्थित है। वियतनाम के एकीकरण के पहले यह देश 2 भागों में बांटती थी। अब यह रेखा नहीं है क्योंकि वियतनाम संयुक्त हो चुका है। आगे है 20वीं समांतर रेखा।
20वीं समांतर रेखा लीबिया और सूडान के मध्य स्थित है। यह 20वें उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कहाँ पर? 20वें उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और यह लीबिया और सूडान के मध्य स्थित है 20वीं समांतर रेखा। आगे है 22वीं समांतर रेखा। 22वां समांतर रेखा मिस्र और सूडान के मध्य स्थित है। भूमध्य रेखा के उत्तर में 22वां अक्षांश सूडान मिस्र सीमा का एक बड़ा हिस्सा था। आगे है 24वीं समांतर रेखा। 24वीं समांतर रेखा भारत तथा पाकिस्तान के मध्य कच्छ के पास स्थित है। पाकिस्तान के अनुसार यह रेखा भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा निर्धारण करती है, लेकिन भारत इसको मानने से स्वीकार नहीं करता है। इसका मतलब ये पाकिस्तान के द्वारा मानी गई रेखा है, जो कि 24वीं समांतर रेखा है भारत और पाकिस्तान के मध्य। आगे है 25वीं समांतर रेखा। 25वीं समांतर रेखा मॉरिटानिया और माली दो देशों के मध्य स्थित है। मॉरिटानिया और माली। आगे है 31वां समांतर रेखा। 31वां समांतर रेखा ईरान और इराक के बीच स्थित है। यह अमेरिका के लुइसियाना और मिसिसिपी राज्यों के बीच भी सीमा रेखा का निर्धारण करती है। कौन सी रेखा? 31वां समांतर रेखा। आगे है 38वीं समांतर रेखा। 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया को दो बराबर भागों में बांटती है। 38वीं समांतर रेखा दो देशों के मध्य स्थित है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य। आगे है 14-10 पश्चिमी देशांतर रेखा। 14-10 पश्चिमी देशांतर रेखा अलास्का, जो कि यूएसए में है, और कनाडा के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण करती है। अलास्का और कनाडा के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण कौन करती है? 1410 पश्चिमी देशांतर रेखा। आगे है 49वीं समांतर रेखा। 49वीं समांतर रेखा उत्तरी अमेरिका तथा कनाडा को दो भागों में बांटती है। उत्तरी अमेरिका तथा कनाडा को दो भागों में कौन सी रेखा बांटती है? 49वीं समांतर रेखा। अगला है ओडरनीसे रेखा। ओडरनीसे रेखा पूर्वी जर्मनी तथा पोलैंड के बीच की स्थित है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्धारित हुई थी। ओडरनीसे रेखा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्धारित हुई थी, जो कि जर्मनी और पोलैंड के मध्य स्थित है। आगे है सीजफ्रीड रेखा। सीजफ्रीड रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है। इसे जर्मनी ने बनाया था। प्रश्न नंबर 3 है 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी में कौन सा भारतीय राज्य बुरी तरह प्रभावित हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु राज्य बुरी तरह प्रभावित हुआ, जो कि 26 दिसंबर 2004 को आई थी। यह सुनामी हिंद महासागर में उत्तरी सुमात्रा, इंडोनेशिया के पश्चिमी तट पर आई थी। इसे बॉक्सिंग डे सुनामी के नाम से भी जाना जाता है और यह इंडोनेशिया में 8.9 तीव्रता वाला भूकंप था। अगला प्रश्न है इंडियन सुपर लीग यानी ISL किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा फुटबॉल से संबंधित है इंडियन सुपर लीग। इसका गठन 2013 में भारत में फुटबॉल को प्रोत्साहित करने व भारतीय फुटबॉल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है गंगा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? तो इसका उत्तर होगा यमुना, घाघरा, बागमती, रामगंगा, कर्नाली, ताप्ती, गंडक, कोसी, सोन। ये प्रमुख सहायक नदी हैं गंगा नदी की। कौन कौन सी? यमुना, घाघरा, बागमती, रामगंगा, कर्नाली, ताप्ती, गंडक, कोसी, सोन। गंगा नदी गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड से निकलती है। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ से निकलती? गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड से, और यहाँ इसका गिरती किस में है? बंगाल की खाड़ी में। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी नेपाल, भारत और बांग्लादेश से होकर 3 देशों से होकर बहती है। कौन कौन से देश हैं? नेपाल सबसे पहले, भारत और बांग्लादेश, 3 देशों में होकर बहती है गंगा नदी। प्रश्न नंबर 6 है संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 26 नवंबर 1949 को। इसी के उपलक्ष्य में संविधान दिवस मनाया जाता है।
संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और बनकर तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। 7 नंबर प्रश्न है, भारत में पहले आम चुनाव कब हुए थे? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1951-52 में भारत में पहले आम चुनाव हुए थे। 1951-52 में पार्टियों ने 400 कुल कितनी सीटें थी? 489 सीटों के लिए चुनाव लड़ा गया था। यह पहला चुनाव आम चुनाव थे 1951-52 के, जो कि 489 सीटों के लिए 489 सीटों के लिए लड़ा गया। लगभग 53 दलों ने इसमें चुनाव लड़ा था। कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती? तो कांग्रेस ने जीती थी 364 सीटें जीती। भारत की 36 करोड़ जनसंख्या थी, जिसमें से 1 करोड़ मतदान के योग्य थी। 36 करोड़ में से 1 करोड़ मतदान के योग्य थी। और इसके बारे में जानते हैं, सीपीआई वह पार्टी जो 16 सीटों पर जीत दर्ज करके दूसरे स्थान पर आई थी। कौन सी पार्टी? सीपीआई। प्रश्न नंबर 8 है, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ हुआ, निम्न में से कहाँ पर हुआ था? तो इसका उत्तर है नागौर, राजस्थान से हुआ था। इसका शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का शुभारंभ। देश में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर से 2 अक्टूबर 1959 को किया था। देश में पहली बार 2010 में बनाया गया पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को। पंचायती राज दिवस हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और पहली बार कब बनाया गया? 2010 में। ये दिन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के पारित होने के प्रतीक है। 24 अप्रैल को पारित हुआ था ना, इसलिए बनाया जाता है, जो 24 अप्रैल 1993 को पारित हुआ था। 24 अप्रैल 1993 को पारित हुआ था और 25 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था पंचायती राज दिवस। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर की गई थी। प्रश्न पूछा जाता है, किस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? तो इसका उत्तर होगा बलवंत राय मेहता समिति। संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन मिलता है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश के 3 राज्यों में अपने क्षेत्रीय क्षेत्र फैले हुए हैं? तो इसका उत्तर होगा पांडिचेरी के 3 राज्यों में क्षेत्र फैला हुआ है। तो वो किस किस प्रकार है, इसके बारे में जानकारी करते हैं। सबसे बड़ा हिस्सा पांडिचेरी का जो कराईकल है, जो कि पांडिचेरी और कराईकल है, जो कि तमिलनाडु के परिक्षेत्र में है। माहे और यनम क्रमशः केरल और आंध्र प्रदेश के परिक्षेत्र में आते हैं। पांडिचेरी का क्षेत्रफल 293 वर्ग किलोमीटर है। कराईकल 160 वर्ग किलोमीटर है। यनम 30 वर्ग किलोमीटर है और माहे का क्षेत्रफल 9 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। किन किन राज्यों में फैला हुआ है? तमिलनाडु में, केरल में और आंध्र प्रदेश में। ये 3 राज्यों में फैला हुआ है पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्रफल। आगे प्रश्न है, सरकार या आयोग की स्थापना किन के बीच संबंधों की समीक्षा के लिए की गई? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, केंद्र और राज्य के बीच संबंधों की समीक्षा के लिए सरकारी आयोग की स्थापना की गई। सरकारी आयोग का गठन जून 1983 में केंद्र और राज्यों के बीच संबंध और शक्ति संतुलन की क्षमता की जांच के लिए किया गया। सरकारी आयोग का गठन जून 1983 में केंद्र और राज्यों के बीच संबंध और शक्ति संतुलन की क्षमता की जांच के लिए किया गया। इसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस राजेंद्र सिंह सरकारिया थे, जबकि अन्य सदस्य श्री वी शिवरामन और डॉक्टर एस.आर. सेन थे। इसके अन्य अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर एस.आर. सेन थे। चीफ कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज राजेंद्र सिंह सरकारिया इसके अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 11 है, सिंहासन पर बैठने से पहले कौन सा सुल्तान गुलाम नहीं था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी गुलाम नहीं थे। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था।
इल्तुतमिश भी गुलाम था और बलबन भी गुलाम था। इसके बारे में आगे है, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसलिए इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। किसको? इल्तुतमिश को, जो कि मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक का भी ये गुलाम थे। बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन किसके गुलाम थे? इल्तुतमिश के। प्रश्न नंबर 12 है आज का, कौन सा जानवर नेताजी के INA ध्वज के प्रतीक का हिस्सा था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, टाइगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के INA ध्वज का प्रतीक का हिस्सा था।